हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द्विवेदी फिजिक्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज 12वीं की फिजिक्स में धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर में एक बहुत ही खास विषय वस्तु पर बात करने वाले हैं और उसको मैं डायरेक्ट आपके सामने इस तरह से रखता हूं कि धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे? इस प्रश्न के उत्तर पर अपन बात करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन मैं आपको इसकी खासियत बताता हूं, पहले उस पर अपन बात करेंगे। बच्चों, जो परीक्षा में प्रश्न पत्र का स्वरूप होता है वो ये होता है कि प्रश्नों को कितने तरह से बच्चों के सामने रखा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें सबसे खास बात यह होती है कि प्रश्नों को कितने तरीके से हम वर्गीकृत करते हैं। उसमें एक वर्गीकरण की श्रेणी यह होती है कि सरल तरीके के प्रश्न और अधिक से अधिक नंबर देने वाले प्रश्न रखें। तो अगर हम इस दृष्टि से प्रश्नों का वर्गीकरण करते हैं तो ये प्रश्न यानी धारा के चुंबकीय प्रभाव में ये प्रश्न धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न सबसे मजेदार और सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर धारा के चुंबकीय प्रभाव में अगर आपको केवल एक प्रश्न तैयार करना है, यानी आप बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट के रूप में अपने आप को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं महसूस करते, तो आप इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। इस पर ही अपन चर्चा करने वाले हैं। और ये भी मैं बता दूं कि ये लगभग हर बार परीक्षा में आपको पूछा जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल अपने को पकड़ लेना चाहिए, अपनी पकड़ मजबूत कर लेनी चाहिए। कितना सरल है आइए देखते हैं अगले 4-5 मिनट में। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही पसंद आएगा ये वीडियो अपना, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि द्विवेदी फिजिक्स में इस प्रश्न का वीडियो आप जरूर देखिए। चलिए इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करते हैं। बच्चों, प्रश्न से ही क्लियर है कि धारावाही वृत्तीय लूप, आप पिछले वीडियोस अगर हमारे देखे हैं तो उसमें आपको ये देखने को मिला होगा कि कैसे बायो-सेवर्ट ने बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ये होती है, वो होती है कि चालक का आकार कैसा है और तब उस चालक के सापेक्ष वो बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वो कहाँ स्थित है और कितने कोण पर स्थित है। इस दृष्टि से कई तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन कर लेते हैं बायो-सेवर्ट नियम के एप्लीकेशन के द्वारा, और उसी श्रेणी में ये प्रश्न भी आपको हल करना है। तो जब हम कहते हैं कि धारावाही वृत्तीय लूप यानी एक ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित की गई है उसका जो शेप है वो वृत्तीय लूप का है, यानी दैट इज ए सर्किल शेप्ड, मतलब उसका जो आकार है, उसकी जो आकृति है वो वृत्त की भांति है। वेरी सिंपल कि जब आप उसकी गणितीय व्याख्या करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे कि धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार, जो मैं बार बार आपको एक मददगार टर्म यूज करना बताया करता हूं कि आप लिख दीजिए चित्रानुसार, यानी सबसे पहले जब आप आंसर करने जाएं तो सबसे पहले फिगर को क्लियर कट बता दें, चित्र आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए, तब आप यहां लिख दें। एक चीज मतलब इसमें अगर लिखने में थ्योरी में क्या होता है कि फिजिक्स क्या है कि एक मैथमेटिकल डेरिवेशन में जब अपन उतरते हैं तो थ्योरी के कुछ टर्म्स स्वाभाविक रूप से मिस हो जाते हैं, तो उसका नुकसान ना हो इसके लिए अपन चित्र बना दें और फिर लिखें माना चित्रानुसार ऐसा करके। मैं ये कह रहा हूं कि आप जानबूझकर 1-2 टर्म मिस कर दीजिए और एग्जामिनर को जांचने लगिए कि क्या हमको 4 नंबर देता है कि नहीं, तो भाई आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। लेकिन आप चित्र बढ़िया बना दीजिए और फिर लिखिए कि धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना एक धारावाही चालक इस प्रकार का है कि उसकी आकृति वृत्तीय है और केंद्र उस वृत्त का O तथा त्रिज्या उसकी R है। अब हमको इस वृत्तीय लूप के केंद्र पर यानी O पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि हम ये मान लें कि इस वृत्तीय लूप का एक अल्पांश AB जिसकी लंबाई dl है, तो बायो-सेवर्ट नियम के द्वारा इस अल्पांश AB या dl लंबाई के इस अल्पांश के कारण इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह परिभाषित होती है dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r² से। ये आपका बेस तैयार हो गया। इसको मान लीजिए दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए ये वृत्त है, इस वृत्त में ही एक पार्ट आपने एक अल्पांश आपने चुन लिया है। इस अल्पांश से r दूरी पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप निकालते तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो ये होता है। अब आपको यहां देखना है कि इस अल्पांश AB के सापेक्ष वो r दूरी पर जो पॉइंट आपने लिया है उसकी सापेक्ष स्थिति को आप कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको कैसे आप चिन्हित कर सकते हैं, उसको कैसे समझें तो एकदम क्लियर कट अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका आंसर आए। आइए उस पर विचार करते हैं। देखिए ये dl जो है परिधि में है, मतलब कोई भी पॉइंट जिसके कारण आपको r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो परिधि में होता है। तो अब परिधि के सापेक्ष अगर केंद्र की बात करें तो परिधि को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब आप अगर यहां 12वीं में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मेरे को उम्मीद है, मैं तो पूर्ण विश्वास करता हूं पर कि आप लोग 9वीं पढ़े हैं, 10वीं पढ़े हैं और सब पास होके 12वीं तक आए है ना। फिर भी मैं एक चीज यहां आपको बता दूं कि ये आपको मालूम है कि त्रिज्या जो है वो परिधि पर लंब होती है। त्रिज्या परिधि हम 10वीं में अगर अपन को थोड़ा सा आंख बंद करके ले चलें तो अपन ये एक प्रमेय पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। इस टाइप का एक हम थ्योरम पढ़ा करते हैं। खैर वो थ्योरम को मारिए गोली। यहाँ आप समझिए कि हमें मालूम है कि किसी वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, यानी आपको यहाँ ये क्लियर कट होना चाहिए कि O जिस पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो है वास्तव में वृत्त की त्रिज्या, और परिधि के सापेक्ष इस O पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं तो उसका आशय है कि अल्पांश के सापेक्ष वह बिंदु यानी वृत्त का केंद्र जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो लंबवत है, यानी यहां हम थीटा के रूप में क्या चुन सकते हैं? 90 डिग्री। तो इसको आप कह सकते हैं। आपको ये समझने की बात है, आपको कहना तो सिर्फ इतना है बच्चों, आप कह दीजिए कि चित्र से स्पष्ट है कि भले स्पष्ट नहीं हो पर आप बोल दीजिए कि चित्र से स्पष्ट है। देखिए कितनी मददगार होती हैं ये छोटी छोटी चीजें। स्पष्ट है भले स्पष्ट नहीं है। हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि बिना चित्र बनाए मत कह देना भाई कि स्पष्ट है। कभी कभी तो बच्चे ऐसा भी कह देते हैं कि चित्र से स्पष्ट है और चित्र विचित्र है। भैया चित्र नहीं बना हुआ, ऐसा मत करना, नहीं तो आपके पूरे नंबर वही मिलेंगे क्या? वृत्तीय नंबर मिल जाएंगे। ऐसा अपन को नहीं लेके चलना, राइट। तो चित्र से स्पष्ट है कि थीटा = 90 डिग्री, दैट मीन्स कि साइन थीटा = 1। और जब साइन थीटा = 1 तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कौन सा? dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r² हमें मिल जाता है। ये साइन थीटा = जैसे 1 रखते हैं तो dB = आ जाता है μ0/4 पाई I dl/r²। ये क्या आ गया? जो आपका समीकरण है वो आता है आपका समीकरण अल्पांश AB जिसकी लंबाई dl है उसके कारण बिंदु O या वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकली है तो पूरे वृत्त की अगर बात कर लें
तो ऐसे ही ऐसे अल्पांश, ये ए बी अल्पांश, फिर यहां से अल्पांश, फिर यहां से अल्पांश, फिर यहां से अल्पांश, तो पूरे अल्पांशों का जो योग होता है वो पूरा 4 होता है। तो अगर हम ये कहें कि एक अल्पांश जिसकी लंबाई dl है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो पूरे इस वृत्तीय लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का योगफल निकालना पड़ेगा। और बच्चों हमें अच्छे से मालूम है, हमने पहले भी ये सीख लिया है कि इस तरह का जो टोटल होता है उसको हम समेशन कहते हैं या इंटीग्रेशन कहते हैं। आइए आज इंटीग्रल के रूप में इसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, यानी इन संपूर्ण अल्पांशों के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये जो dV की वैल्यू आई उसका हम क्या कर दें, इंटीग्रल वैल्यू निकाल दें, यानी सम ऑफ द dVs। इस तरह के dVs का समेशन निकाल दें तो ये आ जाएगा इस तरह से, यानी P इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल कैलकुलेशन ऑफ द dV विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू L। तो ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपके पास है dV की μ0/4 पाई इंटू IdL/r², ये आपने रख दिया। आपको लेंथ के रिस्पेक्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो एक्सेप्शन ऑफ द लेंथ अदर क्वांटिटीज मे बी टेकन एज कांस्टेंट। मतलब आप dl के सिवाय जो अन्य राशियां हैं, चाहे वो μ0/4 पाई हो तो पहले से बेचारा कांस्टेंट है, वो झगड़ा कर ही नहीं रहा है। ये जो आई है धारा और ये जो r है इसको भी हम कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो हमको यहाँ चालक की लंबाई का कैलकुलेशन करना है, तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा μ0/4 पाई इंटू I/r² को आप बाहर निकाल लेंगे और इसका जो है आप इंटीग्रल कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आप देखिए ये इंटीग्रल कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ क्या है, वो सर्किल की टोटल लेंथ है। मतलब इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट टोटल लेंथ क्या होती है। किसी सर्किल के बारे में हम ये जानते हैं कि उस सर्किल के तार की या धागे की जो कुल लंबाई होती है वह वृत्तीय परिधि के रूप में कैलकुलेट होती है। यानी अगर हम माने हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो वो वृत्त की परिधि यानी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द dl होता है, वो क्या हो जाता है 2 पाई r। यानी एज ए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ dl वी हैव टू पुट 2 पाई r। तो इस तरह से μ0/4 पाई इंटू I/r² के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा केवल किसका 2 पाई r का। तो इस तरह से वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण वृत्तीय लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है उसकी वैल्यू मिल जाती है बच्चों, ये μ0/4 पाई इंटू I/r² में मल्टीप्लीकेशन करने पर किसका 2 पाई r का। 2 पाई r का मल्टीप्लीकेशन किया, ये 2 दूनी 4 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r भी कैंसिल हो गया, यानी ऊपर बचता है क्या μ0 I बचता है और नीचे क्या बचता है 2 दूनी 4 के कारण ये 2 बचता है और एक r से ये r पार हो जाता है, सिर्फ एक r बचता है। यानी जो वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B आती है वो होती है μ0I/2r। इस तरह से अब देखिए ये एक वृत्तीय लूप है। अगर हम ये कहें कि ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें हम कई फेरे लपेटते हैं, तो एक फेरे के लिए एक फेरे का हो गया 2 पाई r, 2 फेरे हो जाएंगे तो 2 इंटू 2 पाई r, 4 फेरे हो जाएंगे तो 4 इंटू 2 पाई r। यदि हम ये मान लें कि ये जो आपका वृत्तीय लूप है उसमें एक तार के n फेरे लगा दिए गए हैं, कितने फेरे लगा दिए हैं n फेरे। यानी यदि वृत्तीय कुंडली या वृत्तीय लूप में फेरों की संख्या n हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है μ0 NI/2r। ये बच्चों आप याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरह से वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वायव सेवर्ट नियम की सहायता से हम
कैसे आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ये आज आपने देखा। आगे भी इसी तरह नई नई अवधारणाओं को फिजिक्स में समझने के लिए बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स अ लॉट।